टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग इडुटेरिया का करंट अफेयर्स का मैगजीन पढ़ रहे थे और इस मैगजीन के पढ़ने के क्रम में अभी हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग जुलाई से लेकर फरवरी तक देख चुके हैं। आज हम लोग जनवरी 2025 का पढ़ेंगे और ये जनवरी पढ़ने के बाद हम लोग सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन पे भी चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे जनवरी का पढ़ते हैं। इजराइल ने 1 जनवरी 2025 से भारतीय यात्रियों के लिए डिजिटल ई वीज़ा प्रणाली की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पर्यटन को सरल बनाना और इजराइल का भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है। तो क्या कह रहा है कि ये डिजिटल ई वीज़ा जो है वो इजराइल ने शुरू कर दिया है जनवरी 2025 से, और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को सरल बनाना है और इजराइल का अपने संबंधों को मजबूत करना है भारत के साथ में। तो ये याद रखिए कि कौन डिजिटल ई वीज़ा कौन जारी किया है? तो इजराइल ने किया है, और ये पर्यटन को सरल बनाने के लिए। जनवरी 2025 से पाकिस्तान ने यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है पाकिस्तान ने। तो होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें पाकिस्तान है वो अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए कार्यकाल शुरू किया है। तो कहता है यूएनएससी है, इसमें कौन आ गया है? पाकिस्तान आया है। कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए है। और क्या है? ये अस्थायी है, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित भारत और मलेशिया सुरक्षा वार्ता के दौरान दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज, आतंकवाद रोधी, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों आदि के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति जताई है। तो ये जो भारत और मलेशिया का जो सुरक्षा वार्ता हुआ है, कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। भारत और मलेशिया का सुरक्षा वार्ता कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और दोनों देशों ने खनिज, आतंकवाद रोधी, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, दुर्लभ पृथ्वी के सहयोग के लिए सहमति जताई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने भारत भूटान द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत भूटान में 6S 170 मेगावाट की पुनातगछू 2 जल विद्युत परियोजना को 2 इकाइयों को चालू किया है। ये है इंपॉर्टेंट चीज़। तो क्या बोल रहा है कि भेल ने कहा था भारत भूटान द्विपक्षीय समझौता में, तो भारत और भूटान के बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ है। और ये समझौता किया किसने है? तो भेल ने किया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने किया है भारत और भूटान के बीच में। और ये क्या किया है कि भूटान में 6x 170 मेगावाट की पुनातगछू जल विद्युत परियोजना की 2 इकाई शुरू किया जाएगा। समझ गए? तो ये भारत भूटान है, तो भारत भूटान में कितना है? तो 2 यूनिट बनाया जाएगा। भेल है वो जाकर बनाएगा, और इसका नाम क्या है? पुनातगछू 2 जल विद्युत परियोजना। तो सवाल यही पूछेगा कि पुनातगछू जो है वो जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच में किया गया है? भारत के साथ। तो भारत के साथ कौन है? भूटान है। वहाँ पे जल विद्युत परियोजना, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर श्रीलंका ने देश में अब पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो कहता है कि हम लोग पर ये जाने कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। और वो क्या है कि श्रीलंका में हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। वैसे कि वहाँ से श्रीलंका मैक्सिमम लोग तमिल बोलते हैं वहाँ पे, तमिल के साथ क्या है? हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय में किया जाएगा। हाल में ही इजराइल और हमास ने गाजा में युद्ध विराम और तथा मानवीय सहायता और इजरायली बंदियों को रिहा करने के समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो कह रहा है कि जो ये गाजा में जो युद्ध चल रहा था, तो इस गाजा में युद्ध के लिए इजराइल और हमास ने क्या किया है? युद्ध विराम की घोषणा किया और मानवीय सहायता और इजरायली बंदियों को रिहा करने के लिए समझौता किया है। तो कहता है कि जो गाजा में युद्ध हो रहा था, तो ये कौन 2 देश है जो इसके लिए समझौता के लिए युद्ध विराम की घोषणा किया? इजराइल है और हमास है। ये 2 देश मिलकर क्या किया है? एक समझौता किया है कि भैया अब से हम लोग लड़ाई झगड़ा वाला कार्यक्रम नहीं करेंगे, और इजराइल के बंदियों को रिहा करने की घोषणा किया है। हाल में ही भारत और श्रीलंका
ने द्वीप के बागान क्षेत्र में कुल स्कूलों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या बोल रहा है कि भारत और श्रीलंका ने कहाँ पे, द्वीप के बागान क्षेत्र में स्कूलों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। तो कहता है कि स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम जो स्थापित किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा जी? तो कहता है कि श्रीलंका के द्वीप के बागान क्षेत्र में, श्रीलंका के द्वीप के बागान क्षेत्र है, श्रीलंका में एक द्वीप के बागान क्षेत्र है, यहाँ पे भारत और श्रीलंका मिलके क्या करेगा कि ये स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाया जाएगा। और यहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। WHO ने यूरोपीय देश जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। जॉर्जिया मलेरिया। तो कहता है कि जो WHO है वो किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो जॉर्जिया को किया है। तो इसे याद करने का तरीका है मलेरिया जॉर्जिया। तो सवाल ही पूछेगा कि किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो जॉर्जिया को किया है। भारत अभी मलेरिया मुक्त घोषित नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा, भारत घोषित नहीं है। इसका लक्ष्य है शायद हम लोग का 2027 या 28 का ऐसे ही लक्ष्य है, तब जब हम लोग मलेरिया मुक्त हो जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। तो कार्बन तटस्थता, जैसे कि हम लोग का जीरो कार्बन का लक्ष्य क्या है, 2000 हम लोग का 70 है ना, भारत का जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 है। तो उसी में कहता है कि उत्तराखंड सरकार भी 2070 तक कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने के लिए तथा भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो आइसलैंड के साथ समझौता किया। किसके लिए? आइसलैंड के साथ समझौता किया, ये याद रखिएगा। किस देश के साथ समझौता किया, तो आपको पता ऑप्शन में क्या देगा, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये 3 ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों देगा ऐसा ऑप्शन, पता है क्यों? क्योंकि ये सब ही हैं जो कार्बन न्यूट्रलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, तो ये ऐसा ही रहेगा ऑप्शन। तो आइसलैंड के साथ समझौता किया गया है, याद रखिएगा, उत्तराखंड सरकार ने किया है। या तो पूछ देगा कि आइसलैंड के साथ कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए भारत का कौन सा राज्य है जो आइसलैंड के साथ समझौता किया है, तो ये उत्तराखंड सरकार है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला के रूप में पहचानी जाने वाली टोमिको इटुका जनवरी 2025 में 116 वर्ष की उम्र में आयु में निधन हो गया। कहता मई 1908 में जन्मी इन्होंने दोनों विश्व युद्धों और महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति सहित प्रमुख वैश्विक घटनाओं को देखा। उनका असाधारण जीवन धीरज और त्याग का प्रतीक था। तो कहाँ की थी ये तो नहीं लिखा ना, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला। कहता है जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का जो खिताब था, किसका नाम था, टोमिको इटुका था, जिनका जनवरी में मृत्यु हो गया है। 116 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुआ। कितना वर्ष की मृत्यु में हुआ? 116 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हुआ है। 116 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गया है। आयु 1908 में जन्म ली थी। कब जन्म ली थी? 1908 में इनका जन्म हुआ था। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई को जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है हनोई को, जहां PM 2.0 का स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है। प्रदूषण के मामले में भारी यातायात, कचरा जलाना, औद्योगिक उत्सर्जन शामिल है, जिससे निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा होती है। तो कहता है कि ये समझिए कि जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया गया, ये याद रखिएगा, हनोई है। कहाँ है? वियतनाम का है। तो ये कहता है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया जी? हनोई को किया गया प्रदूषित शहर। और ये कहाँ? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। और जिसका PM 2.5 का स्तर कितना पड़ गया? 266 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर हो गया। PM कहता है कि पार्टिकुलेट, PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर 266 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, मतलब समझ रहे हैं कि 1 मीटर का जो क्यूबिक मीटर, जैसे हम लोग माने कि 1 क्यूबिक मीटर ऐसा एरिया है, समझ रहे हैं, ये ऐसा 1 क्यूबिक मीटर का एरिया जगह है, मतलब 1 क्यूबिक मीटर, उसमें 266 माइक्रोग्राम वो हो गया, 266 माइक्रोग्राम जो है माइक्रोग्राम हो गया वो प्रदूषण है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसी कारण कहाँ? वियतनाम के हनोई में हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आंतरिक संघर्षों और घटते जन समर्थन का हवाला देते हुए लगभग 1 दशक तक लिबरल पार्टी के नेता के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की है। तो कनाडा के राष्ट्रपति कौन थे? जस्टिन ट्रूडो। तो कनाडा के राष्ट्रपति कौन है? जस्टिन ट्रूडो। आपको ये अगर मैप से पता होना चाहिए कि कनाडा है कहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मैप में देखिएगा तो ये उत्तरी जो अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे ये दक्षिणी अमेरिका है, इसे पता होगा। तो उत्तरी अमेरिका में ये जो पार्ट है ये है कनाडा का।
ये क्या है, ऊपर में कनाडा है, यहाँ पे ये अमेरिका है, ठीक है, और ये क्या है, मैक्सिको है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पे कहीं पे आपका एक अलास्का छोटा सा है, ये जो ये छोटा पार्ट है ये है अलास्का, ये क्या है, अलास्का है, ठीक है। और ये आपका ये पनामा, पनामा इसको कहते हैं, गल्फ ऑफ पनामा जिसको कहते हैं, ये पनामा हो गया आपका। ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। दक्षिणी अमेरिका आपको कुछ कुछ बता दें तो ये आपका क्या हो गया, ये चिली हो गया, यहाँ पे अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। और बाकी मेन तो बड़ा में तो ही है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये ब्राज़ील भी है, ब्राज़ील आपका यहाँ पे इस जगह पे ब्राज़ील है, ठीक है। बाकी और इतना ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, ये बड़ा बड़ा है। तो कहता है कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो। तो ये अमेरिका है कि आपके तो भाई बीचों बीच में है, तो ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है, कनाडा को भी करता है और मैक्सिको भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लिबरल पार्टी के नेता के रूप में क्या कर दिए, इस्तीफे की घोषणा कर दिए गए हैं, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू में स्थित माउंट यूवी को जो है फट गया है। 4,000 मीटर ऊंचे राख के बादल और क्रेटर से लगभग 2 किलोमीटर तक दूर चमकता हुआ लावा निकला है, 2 किलोमीटर दूर चमकता हुआ लावा निकला है। तो ये कहता है कि माउंट ईवू कहाँ है, माउंट ईवू कहाँ है आपका, तो माउंट ईवू है इंडोनेशिया में है, उत्तरी मालुकू में। उत्तरी मालुकू एक जगह है, उसमें स्थित है माउंट ईवू, जहाँ की ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और 4,000 मीटर तक ऊंचे राख देखे गए हैं और ये लावा निकला है। तो बस इतना पता है कि माउंट ईवू कहाँ है, तो इंडोनेशिया में। आपको पता है कि 90% जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ये आपका इंडोनेशिया ही होगा, 95 का, ये 95% आपका ज्वालामुखी जो होता है इंडोनेशिया में ही होता है, इतना याद रखिएगा। अगर आपको नहीं पता है, 4 ऑप्शन में नहीं पता है कि क्या होगा, अगर कहीं पे भी अगर इंडोनेशिया है तो आप इंडोनेशिया को मार सकते हैं, आपको 50% तो पक्का सही नहीं, 50 का 70% यही रहेगा, कहीं कहीं पे और अलग होता है जो गलत हो सकता है। ये सब ट्रिक है जो कि लास्ट मोमेंट में किया जाता है। हाँ, CII के पूर्व निर्देशक तरुण दास को भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के उल्लेखनीय योगदान के लिए सिंगापुर के मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। CII के पूर्व महानिदेशक कौन है, तरुण दास को। तो ये CII है, उसके जो पूर्व महानिदेशक कौन है, तरुण दास को क्या दिया गया, सिंगापुर के मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के लिए। तो ये सिंगापुर के मानक नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो तरुण दास जी हैं। और ये तरुण दास क्या हैं, CII के पूर्व महानिदेशक हैं, CII के पूर्व महानिदेशक हैं। भारत और स्पेन 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है। भारत और स्पेन ने 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है, जिसमें सांस्कृतिक सहयोग, पर्यटन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI की प्रगति पर जोर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पहल को द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर बताया है, जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग को गहरा करना है। तो कहता है कि भारत और स्पेन जो मिलकर कहता है कि दोहरा वर्ष घोषित किया, कब को, 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है, दोहरा वर्ष घोषित किया है। और किसने किया है, तो इधर से भारत है और इधर से क्या है, इधर स्पेन है। ये स्पेन और भारत मिल के 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है। और जयशंकर जी हैं जो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बताएं मील का पत्थर बोले हैं, किसने बताया, जयशंकर जी ने बोले हैं, विदेश मंत्री हमारे। जनवरी 2025 को दक्षिणी पश्चिमी जापान में 6.9 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके केंद्र मियाजाकी प्रांत के पास हुंगानाडा सागर में था। तो कहता है कि कनाडा ये कहाँ है, जापान। आपको मैप में अगर आपको जापान पता होना चाहिए कि जापान कहाँ पे है, तभी आपको ये चीज़ बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि जापान कहीं ना कहीं आपका इधर है। आप जो ये हम लोग ये मैप बनाता हूँ, मैं आपको मैप बना के देता हूँ। ये जो हम ऐसे जाते हैं यहाँ पे, ये भारत का जो मैप बनाते हैं, ये इस तरीके से करके ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपका हो गया अफ्रीका हो गया, यहाँ से ऐसे करते हैं, यहीं से जाता है। ये इंडिया हो गया, इंडिया के बाद यहाँ जाते हैं। ये ऊपर में रूस है, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार हो गया, यहाँ पे म्यांमार हो गया, यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया। और इधर जाके यहाँ पे आपका नॉर्थ कोरिया होता है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे क्या है, ताइवान है, ठीक है। साउथ कोरिया के बाद है यहाँ पे क्या है, इसमें कि ये है आपका जापान एकदम। जापान कहाँ पे पड़ता है, ये प्रशांत महासागर में आपका पड़ता है जापान। तो ये जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, मतलब समझिए कि ये बेल्ट है ना, ये ऐसा एक बेल्ट बना था जो कि सबसे ज़्यादा भूकंप के लिए सेंसिटिव जोन बनाता है। और यहीं पे ये आपका ये समझिए, ये आपका जापान है, समझ रहे हैं, ये आपका जापान है। तो ये जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है।
तो यहाँ पे ये दक्षिणी पश्चिमी जापान में, तो अब ये भी ये जापान है तो इसका दक्षिणी पश्चिमी पॉइंट बनाइए। तो ये दक्षिणी और ये पश्चिमी, मतलब कि ये पूरा जापान है, यहाँ से अगर ये इक्वेटर ले जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये दक्षिण पार्ट हो गया, ये पश्चिम पार्ट हो गया। तो इस जगह पे आया था। इस जगह का नाम क्या था, कहता है केंद्र मियाजाकी प्रांत में। किस प्रांत में? मियाजाकी प्रांत में, हुंगा नाडा सागर में था, हुंगा नाडा सागर में। यहाँ पे हुंगा नाडा सागर है तो वहाँ पे आया था। तो इतना इस तरीके से आपको याद रखना होगा। तो हुंगा नाडा सागर कहाँ है जी? आपका जापान में है। हुंगा नाडा सागर जापान में है। चीन ने तियान शान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसे अब दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यह विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना झिंझिंगार उइगर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, जो परिवहन विकास में एक प्रमुख मील का पत्थर शामिल होगा। तो होता है कि दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का रूप में मान्यता किसको मिल गया है? चीन ने बनाया है, जिसका तियान शान सेंगली सुरंग है। तियान शान सेंगली सुरंग का है तो चीन में है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग के रूप में मान्यता हो गया है। नाइजीरिया आधिकारिक तौर पर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर ब्रिक्स में भागीदारी देश के रूप में शामिल हो गया है। तो ब्रिक्स में भागीदारी देश के रूप में कौन शामिल हो? नाइजीरिया हुआ। ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय द्वारा घोषित इस निर्णय में नाइजीरिया की आर्थिक कूटनीतिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ दक्षिण सहयोग और वैश्विक शासन सुधारों को बढ़ावा देने की उम्मीद है। तो अब इतना याद रखिए कि जो ये हमारा जो ब्रिक्स जो है BRICS ब्रिक्स है, इससे पहले 5 देश था, इसमें लगभग 5 देश और जुटा, लगभग 10 देश हो गया है, अभी भी और इसमें जुड़ ही रहा है। तो नाइजीरिया इसमें और जुड़ गया है, जो कि भागीदारी देश के रूप में शामिल हो गया। कौन हो गया? नाइजीरिया शामिल हो गया। ऊषा बेंस ने अमेरिका की द्वितीय महिला, पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू के रूप में अपना इतिहास रच दिया है। द्वितीय महिला, पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू, पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू के रूप में इतिहास रचा। इनके पति जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो कि अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण था। तो होता है कि जैसे कि फर्स्ट लेडी बोला जाता है और फिर सेकंड लेडी होती है, तो इनको सेकंड लेडी के रूप में मान्यता मिला किसको? जिसका नाम है ऊषा बेंस। ऊषा बेंस क्या हो गई? सेकंड लेडी के रूप में इनको कहाँ अमेरिका की बन गई है। तो जो कि कहता है पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू है, पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू है, इतिहास रच दिया है। जिनके पति कौन है? जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो जो ये जेडी वेंस जो है कितने में नंबर का बन गए? 50वें उपराष्ट्रपति है, 50th उपराष्ट्रपति बन गए। ठीक है। चीन का ये स्टार्टअप डीप सीक ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका में एप्पल के प्ले स्टोर पर सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए गए वाला मुफ्त ऐप बन गया है। तो जो कहता है कि जो ये ओपन एआई की जो चैट जीपीटी है, तो एप्पल का जो ऐप स्टोर होता है उसमें पहले चैट जीपीटी जो था ये सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया था। इसको हरा के अब कौन बन गया है? डीप सीक बन गया। डीप सीक ऐसे करके एक है। ये जो है कि बहुत ही समझिए कि भारत में इसको वो देखा गया कि ये बहुत फेक वीडियो बनाता था, फेक वीडियो इसको बनाया जाता था इसे डीप फेक से। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आधिकारिक तौर पर 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है। राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य समुदाय संचालित कार्यक्रम और स्वयंसेवी गतिविधियों के माध्यम से एकता, समावेशिता, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। तो जो पहले यूएई के जो राष्ट्रपति कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। इन्होंने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है। तो ये याद रखिए पहले कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं आपके कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। और इन्होंने 2025 को 2025 को क्या घोषित किया है? हैंड इन हैंड थीम के साथ, हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है 2025 को। तो ये पूछेगा कि यूएई के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया? 2025 को। थीम क्या था? थीम था हैंड इन हैंड। क्या नाम थीम था? हैंड इन हैंड। और ये के साथ किया है। उद्देश्य क्या था? समुदाय संचालित कार्यक्रमों, स्वयंसेवी गतिविधियों के साथ एकता, समावेशिता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। कहता है कि जनवरी 2025 में नाइजर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में कहता है कि ओकोनसेरेसियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यह उपलब्धि नाइजर को दुनिया भर में
कुछ उन देशों में शामिल करती है जिनमें कंबोडिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको शामिल है, जिसकी बीमारी को सफलतापूर्वक ख़त्म कर दिया है। तो कहता है कि ओंकोसेरेसियासिस ये रिवर ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस। तो ओंकोसेरेसियासिस जो है इसको ख़त्म कर दिया है। कि कौन ख़त्म कर दिया? नाइजर ने कर दिया। किसने ख़त्म कर दिया? नाइजर है, ये पहला अफ्रीकी देश बन गया। नाइजर पहला अफ्रीकी देश बन गया। कौन सी बीमारी को ख़त्म किया? ओंकोसेरेसियासिस को नाइजर ने ख़त्म कर दिया। ओंकोसेरेसियासिस को नाइजर ने ख़त्म कर दिया है। एक अभी और हम लोग देखे थे कि कौन बीमारी को, मलेरिया को कौन क्या था? जॉर्जिया। मलेरिया को मलेरिया कहाँ ख़त्म हुआ था? जॉर्जिया में। याद आपको पता था ना, मलेरिया कहाँ ख़त्म हुआ था? जॉर्जिया में मलेरिया हुआ था। WHO ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया। अब यहाँ पे बता रहा है कि नाइजर में क्या हो गया? ओंकोसेरेसियासिस भी ख़त्म हो गया। अमेरिका में भारतीय मूल के 6 नवनिर्वाचित सांसदों के प्रतिनिधि की सभा में सदस्य ली है। तो अमेरिका में जो नया गठन बन हुआ है संसद का, उसमें 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। अमेरिका में जाकर भारतीय मूल के कितने हैं? कितने नंबर के हैं जी? 6 हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। ये सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित है। डेमोक्रेटिक पार्टी पहला है अमी बेरा, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमीला जयपाल, श्री सानेधार और सुहास सुब्रमण्यम। तो कहता है कि अमेरिका में जो कितने सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में सदस्य लिया है? भारत के मूल के थे 6 थे। कितने थे? 6। और सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। किस पार्टी के? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। हाल में ही जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड पर रोक लगाई है। तो जिम्बाब्वे में क्या हो गया? मृत्युदंड पर किस देश ने रोक लगा दी है? तो जिम्बाब्वे ने जीने के लिए बोला है। तो मृत्युदंड पर रोक किसने लगाया है? जिम्बाब्वे ने। तो जिम्बाब्वे ने जीने के लिए बोला है और मृत्युदंड पर रोक लगा दिया है। तो कहता है जिम्बाब्वे ने जीने के लिए बोला है। 18वां हाथी महोत्सव की मेजबानी नेपाल द्वारा की गई है। तो हाथी महोत्सव कहाँ किया गया है? नेपाल में हुआ है। हाथी महोत्सव कहाँ हुआ जी? नेपाल में हुआ। कितने नंबर का था जी? 18 नंबर का हाथी महोत्सव कहाँ हुआ जी? नेपाल में हुआ है। चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल में ही खबरों में था, पाकिस्तान में स्थित है। तो कहता है चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ था जी? तो पाकिस्तान में है। चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? चश्मा की बात कर रहा है। चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ जी? पाकिस्तान में है। कहता है जनवरी 2025 में स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया। तो महिलाओं को बुर्का पहनने से प्रतिबंध किसने लगाया जी? स्विट्जरलैंड ने लगा दिया। महिलाओं को बुर्का पहनने से प्रतिबंध किसने लगाया? स्विट्जरलैंड ने लगा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया स्विट्जरलैंड ने। भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य सुहास सुब्रमण्यम ने इस साल पवित्र हिंदू ग्रंथ गीता को लेकर पद शपथ लेने वाले पहले अमेरिकी सांसद बन गए हैं। तो जो ये अभी जो हम लोग ये नाम पढ़े 6 गो, देखिए इसमें क्या थे? कौन थे? सुहास सुब्रमण्यम। तो ये सुहास सुब्रमण्यम जो है वो क्या थी? गीता लेकर पद की शपथ ली है। किस पे लेकर? गीता लेकर पद की शपथ ली है सुहास सुब्रमण्यम। ये भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य बन गए हैं। तो मतलब कि भारत जो अभी अमेरिका में संसद में जो 6 लोग चुने गए हैं, उस 6 में से ये जो सुहास सुब्रमण्यम है वो गीता पे हाथ रखकर शपथ लिए हैं। पहली अमेरिकी सांसद जितने गीता पे शपथ ली थी वो थे तुलसी गवार्ड 2013 में। तो कहता है कि पहली अमेरिकी सांसद जितने गीता पर रखकर शपथ ली थी वो थे तुलसी गवार्ड थी 2013 में। तो ये दूसरे नंबर के बन गए। तो तुलसी गवार्ड भी जी हैं। तुलसी गवार्ड जो थी वो पहले भी 2013 में गीता पे रख के शपथ ले चुकी थी। और अभी कौन बन गए? सुहास सुब्रमण्यम है जो गीता पे लेकर शपथ वो किए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 जैसे हेनले एंड पार्टनर संस्था ने जारी कर दिया है। प्रथम पे कौन है? पासपोर्ट में सिंगापुर है। 195 देशों में वीज़ा फ्री है। भारत का 85वां स्थान है। 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। तो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2025 आ गया है। इसमें बोलता है कि टॉप पे कौन है? टॉप पे आपका है जी सिंगापुर है, जिसमें 195 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा है। कितने देशों में? 195 देशों में है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ वो अगर जो FDI जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें टॉप नंबर पर कौन होता है? पहले नंबर पे आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सिंगापुर आता है। और दूसरे नंबर पे कौन होता है? मॉरिशस है। दूसरे नंबर पे कौन है? मॉरिशस है। सेकंड नंबर पे है। और भारत तो ठीक है वो आपको बता दिए। तो कहता है कि सिंगापुर टॉप पे है हेनले पासपोर्ट पे। और भारत का स्थान 85 है। भारत कितने नंबर पे है? 85वें नंबर पे है, जो कि हम 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं, 57 देशों में। बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है। देखिए वहाँ का तो बांग्लादेश में देखें कि कहानी गड़बड़ है। शेख हसीना अभी भारत में रह रही हैं,
शेख हसीना, वहाँ पे इनके ऊपर केस चल रहा है। तो वहाँ पे संविधान सुधार आयोग ने क्या बोला है कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद, ये सब सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कौन था जी? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद। भारत 2026 के राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कहता है जो राष्ट्रमंडल जो देश हैं, राष्ट्रमंडल देश की संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के जो 28वां सम्मेलन कब होगा? 2026 में होगा। उसकी मेजबानी कौन करने वाला? भारत। तो राष्ट्रमंडल जो देश है, पता है, ये वैसे देश हैं जो ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल में थे और वो बाहर निकले हैं, तो वो लोग एक राष्ट्रमंडल देश बनाए हैं ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर निकलने के बाद। तो इनका जो भी संसद के जो अध्यक्ष होगा और पीठासीन अधिकारी होगा, उसका एक सम्मेलन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में 2026 में। भारत में 2026 में होगा, जिसकी मेजबानी भारत करने वाला है। 28वें नंबर का है। श्रीलंका के जाफना में भारतीय सहायता से निर्मित प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र का नाम तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है। तो कहता है कि श्रीलंका में जाफना में बनाया गया है प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, भारतीय सहायता किया है, और उसका नाम क्या रखा गया है? तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है। तो ये तिरुवल्लुवर जो है वो साउथ के साइड के ये बहुत बड़े, मतलब समझे कि ये एक वो थे, उनके नाम पर रखा गया ये प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? रियाद में हुआ है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025, फ्यूचर मिनरल्स मतलब फ्यूचर मिनरल फोरम का कहाँ क्या है? तो रियाद में किया गया। सऊदी अरब का रियाद में किया गया। सऊदी अरब में कहाँ? रियाद में हुआ। फ्यूचर मिनरल्स की बात कर रहा है कि फ्यूचर में क्या मिनरल्स होगा, कहाँ हुआ? रियाद में हुआ है। माघी त्यौहार नेपाल के में माघ महीने में थारू समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो पर ये देखिए माघी कहाँ मनाया जाता है? माघी मनाया जाता है आपका नेपाल में। कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। माघी त्यौहार नेपाल में माघ महीने में, और थारू समुदाय के द्वारा, किसके? थारू समुदाय के द्वारा, ठीक है, थारू समुदाय के द्वारा माघ महीने में मनाया जाता है। समझ गए? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 25वीं बैठक में ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप GPA में 7 देश शामिल और हो गए हैं। अब कुल सदस्यों की संख्या 25 हो गई है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की जो बैठक हुआ है में ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप यह बैठक आयोजन कौन करवाया जी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आयोजन की बैठक करवाया, जिसमें 7 देश और शामिल हो गए। टोटल हो गया कितना? 25 देश हो गया। नए सदस्य कौन कौन बने हैं? अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया हो गए हैं। तो ठीक है, तो प्लास्टिक को लेकर कौन बैठक बुलाया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टोटल 25 देश हो गए, 7 नया जुड़ने के बाद। हाल में ही दुबई में प्लास्टिक प्रदर्शनी के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है प्लास्टिक के लिए। इस प्रदर्शन का नाम अरब प्लास्ट 2025 रखा गया है। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में प्लास्टिक से जुड़ा सबसे बड़ा मेला था। मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में। हाल में ही हवाई द्वीप पर स्थित लाउसा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हवाई द्वीप अमेरिका में, ये याद रखिएगा। तो बोला है कि दुबई में प्लास्टिक प्रदर्शनी के 17वां संस्करण का आयोजन हुआ है दुबई में, जिसका नाम रखा गया अरब प्लास्ट 2025। एगो तो अभी हम लोग देखें कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी एक बैठक बुलाया था, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, और एक होता है दुबई में भी होता है प्लास्टिक प्रदर्शनी का 17वां संस्करण होता है, और इसका नाम रखा गया अरब प्लास्ट हो गया है। ये मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा मेला था, ठीक है। और कहता है हवाई द्वीप में कौन है? लाउला ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप कहाँ है जी? अमेरिका में है। तो यहाँ पे क्या हुआ? विस्फोट हो गया। तो आपका यहाँ पे हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे इंटरनेशनल पे। अभी तक हम लोग जनवरी तक ही पढ़ रहे थे, तो अब इंटरनेशनल में आते हैं। रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम। ये रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये भी अच्छा खासा लंबा है जी, कोई बात नहीं। चलिए इसको भी शुरू करेंगे। आज हम लोग जुलाई से पढ़ना शुरू करेंगे। ये हम लोग कहते हैं जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक पढ़ रहे हैं हर तीनों का, और ये पहले हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद बाकी देखा जाएगा, जो बचा हुआ है पार्ट वो देखेंगे हम लोग बाद में थोड़ा। चलिए जुलाई 2025 के बारे में देखते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मुंह दर्द करने लगा बोलते बोलते। जुलाई कंप्लीट करेंगे और जून भी कंप्लीट करेंगे आज।
चलिए जुलाई कार्यक्रम का शुरू करते हैं। कहानी इस कार्यक्रम शुरू करते हैं जुलाई के लिए। तो जुलाई से शुरू करते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए पहली घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल गोताखोरी सहायता पोत निस्तार का विकसित किया है। तो कहता है कि यही समझिए कि निस्तार क्या है। तो निस्तार क्या है? एक है डाइविंग सपोर्ट वेसल है। क्या है? डाइविंग सपोर्ट वेसल गोताखोरी सहायता पोत है निस्तार है। और बनाया किसने? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने द्वारा बनाया। किसने बनाया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है ये। और भारतीय नौसेना के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? भारतीय नौसेना के लिए बनाया है। तो याद रखिए कि निस्तार विकसित किया गया है किसके द्वारा? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और ये डाइविंग सपोर्ट वेसल है। क्या है? डाइविंग सपोर्ट वेसल है निस्तार। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए। जुलाई 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने राजस्थान के धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बनाना है। तो कहता है कि धौलपुर विज्ञान केंद्र राजस्थान के धौलपुर विज्ञान केंद्र राजस्थान में कहाँ बनाया गया? राजस्थान में धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया है। उद्देश्य क्या है? क्षेत्र के स्कूली बच्चों को युवाओं के नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देना है। तो कहता है कि धौलपुर विज्ञान केंद्र कहाँ है? धौलपुर विज्ञान केंद्र कहाँ है? जो आपका राजस्थान में है। कहता है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट मेरठ छावनी में रिमाउंट वेटनरी कॉप्स सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित किया गया है। तो बात किया जा रहा है कि भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो घोड़ा को कहता है अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ बनाया गया? तो मेरठ के छावनी में बनाया गया है। मेरठ के छावनी में रिमाउंट वेटनरी कॉप्स सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। WHO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ये जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एनिमल हेल्थ हो जाएगा। तो ये किया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? तो कल मेरठ के छावनी में बनाया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखिएगा। तो इतना याद रखिए ना जी, भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट मेरठ के छावनी में बनाया गया है। कौन बनवाया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने बनवाया। आगे देखते हैं। रूस द्वारा निर्मित INS तमाल को जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह एक स्टील्थ युद्धपोत है जिसका वर्ष 2016 में हुए रूस समझौते के तहत निर्माण किया गया है। INS तमाल इस श्रृंखला में रूस के द्वारा निर्मित दूसरा फ्रिगेट है जो INS तुशील के बाद आता है। तो ये याद रखिए कि जो INS जो तमाल है वो किसके सहयोग से बनाया गया है? तो रूस द्वारा बनाया गया है। INS तमाल बनाया है रूस के द्वारा, और पहले INS तुशील बनाया गया था। INS तुशील बनाया गया और उसके बाद INS तमाल बनाया, रूस ने बनाया है, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह एक स्टील्थ युद्धपोत है जो कि 2016 में ही भारत और रूस का समझौता किया गया था। कब समझौता किया गया था? तो भारत रूस का समझौता हुआ 2016 में। ये सेकंड नंबर का है। INS तमाल नाम है। क्या नाम है? INS तमाल नाम है। पहले INS तुशील दे चुका गया है। समझ गए? आगे कहता है जुलाई 2025 में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टील फ्रिगेट INS उदयगिरी भारत की नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। देखिए ये भी वही बात हो गया। तो कहता है कि ये भी रूस के द्वारा फ्रिगेट था, फ्रिगेट इसको भी बोलते हैं। ये भी एक और है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरा स्टील फ्रिगेट INS उदयगिरी बनाया गया है। और ये बनाया कौन है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, जिसका नाम क्या है? मुंबई में स्थित है। INS 17। अब देखो एक अभी हम लोग देखे INS का क्या था? तमाल। फिर देखिए INS तुशील, ये दोनों बनाया रसिया ने। किसने बनाया? रसिया ने बनाया। अब एक हम लोग देख रहे हैं INS उदयगिरी। क्या नाम है इसका? उदयगिरी। ये कौन बनाया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, मुंबई वालों ने बनाया है। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। समझ गए? ये भी दूसरा स्टील फ्रिगेट है। ये भी कितने नंबर का? दूसरा है, उदयगिरी।
आगे पढ़ते हैं। क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन क्वाड देशों के तटरक्षक बलों की एक साझा समुद्र तैनाती है। एक तो आपको पता चाहिए क्वाड में कितने देश हैं। क्वाड में टोटल 4 देश हैं। कितने देश हैं? 4 देश हैं, ठीक है। एक तो क्वाड में भारत है, अमेरिका है, एक जापान है, और एक और क्या है, एक और कोई देश है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है शायद, हाँ, ये 4 देश है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है हमको, लेकिन हमको लग रहा है कि ये चारों सही है। चेक कर लीजिएगा क्या जी, एक और रुक जाइएगा। अमेरिका, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सही बताएं आपको, गलत नहीं बताएं। अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यही चारों। तो कहता है कि क्वाड देशों ने एक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर्स मिशन की शुरुआत किया है। क्वाड देशों ने किया है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्या है, देशों के तटरक्षक बलों में एक साझा समुद्री तैनाती करेगा, तटरक्षक में, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अत्याधुनिक फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया है। तो कहता है कि नई दिल्ली में है, तो ये याद रखिए, इसको हटाइए। हाँ, तो कहता है फेनोम इंडिया बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में। किया किसने है? तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है। यह पहल भारत को व्यक्तिगत उपचार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। काची में व्यक्तिगत उपचार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। समुद्री क्षय रोग, ठीक है, से पीड़ित तमिलनाडु क्षय रोग से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु की आशंका का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो क्या हो रहा है, क्षय रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है और उसकी जो मृत्यु की आशंका है, उसके लिए एक पूर्वानुमान पता करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया है। वो कौन किया है? तमिलनाडु किया है। तो कह रहा है कि क्षय रोग से जो अगर कितने लोग मर सकते हैं, उसका आशंका को पूर्वानुमान पता लगाने के लिए एआई मॉडल कौन तैयार किया है? तमिलनाडु किया है। इसरो ने जुलाई 2025 को गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम के 2 हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। किसने किया जी? इसरो ने किया है। तो क्या किया है वो समझिए। बोलता है कि गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम है, उसके 2 हॉट टेस्ट इसरो ने कर लिया जुलाई 2025 में। गगन के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम है, 2 हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया, 2 को। वैज्ञानिकों ने केन्या के तुर्काना बेसिन में 1.1 करोड़ साल पुराने स्तनधारियों के जीवाश्म दांतों से अब तक के सबसे पुराने प्रोटीन अंश की खोज की है। अरे भैया, समझ रहे क्या हो रहा है? कह रहा है कि 1.1 करोड़ पुराने जो है, 1.1 करोड़ साल पुराना, इतना करोड़ साल पुराना स्तनधारी के दांतों में से सबसे पुराने प्रोटीन खोज लिया है। दांतों में प्रोटीन होता है ना, तो सबसे पुराना कहाँ मिला? ये सब मिला कहाँ जी? केन्या के तुर्काना बेसिन में। केन्या के तुर्काना बेसिन में ये सब चीज़ें मिला है, समझ गए? तो अब ये याद रखिए कि ये केन्या के जो तुर्काना बेसिन है, वहाँ पे ये सब चीज़ें मिला है। आपको पता होना चाहिए कि केन्या है कहाँ। तो ये अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है ये, ना? आपको पता होना चाहिए अफ्रीकी देश है केन्या। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि केन्या के तुर्काना बेसिन में आपको केन्या में क्या मिला? दांत मिला है। और दांत से सबसे पुराना प्रोटीन अंश की खोज हुआ है, केन्या से हुआ। नासा ने अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को पहले अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए नियुक्त किया है। नासा ने अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को, नासा के अनुसार अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले मिशन पर रवाना होंगे, जिसमें वे फ्लाइट इंजीनियर और एक्सपीडिशन 75 के चालक दल के सदस्य के रूप में काम करेंगे।
तो कहा जा रहा है कि नासा ने पहले अंतरिक्ष स्टेशन मिशन जो कर रहा है उसके लिए कौन अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन का नियुक्त किया गया है। ये अनिल मेनन क्या करेंगे कि वह फ्लाइट इंजीनियर और एक्सपीडिशन 75 के चालक दल के रूप में, क्या होगा, चालक दल के रूप में काम करेंगे, चालक दल के सदस्य के रूप में काम करेंगे। किसको नियुक्त किया नासा ने नियुक्त किया अनिल मेनन। यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी अगर दिखे तो उसको आप मत मार दीजिएगा, ये तो होके चले आए हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं, सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है। ट्विटर के साथ संस्थापक जैकी डोर्सी ने, नाम थोड़ा हम गलत ले रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा, सुधांशु त्रिवेदी नाम नहीं था, शुभांशु शुक्ला नाम था शायद, शुभांशु शुक्ला नाम था, हाँ। तो ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने बिना इंटरनेट में काम करने वाला बिच चैट ऐप लॉन्च किया है। यह वन पीयर टू पीयर एक पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है। यह ऐप ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्क पर काम करता है। ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्क पर काम करता है। तो ट्विटर के जो सह संस्थापक थे, को फाउंडर थे, जिसका नाम क्या था, जैक डोर्सी। क्या नाम था, जैक डोर्सी ने क्या बिना इंटरनेट के काम करने वाला वी चैट ऐप, क्या है, वीट चैट नाम है, क्या नाम है इसका, वीट चैट नाम है, वीट चैट ऐप लॉन्च किया है। या वन पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है। क्या है, वन पीयर टू पीयर कहता है कि मैसेजिंग ऐप है। ये किस पे काम करता है, तो ये ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्क पे काम करता है। ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्क पे काम करता है। ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्क पे काम करता है। बनाया किसने बनाया है, जैक डोर्सी ने बनाया, ठीक है। ये हम लोग जुलाई देखते हैं, अब हम लोग जून का देखते हैं। कहता है देखो, हाँ यहाँ पे आइए, शुभांशु शुक्ला नाम था, वही तो बोले, गड़बड़ कर रहे थे हम। कहता है कि 25 जून को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 स्पेस के वाणिज्यिक मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए। 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो कहता है एक्सियोम मिशन था, ये जो आपका एक्सियोम मिशन गया था, ये एक्सियोम मिशन, इसमें कौन गए थे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गए थे। ये अंतरिक्ष सिस्टम के 1984 में राकेश मिश्रा के बाद ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। 1984 में राकेश शर्मा गए थे और उसके बाद ये दूसरे भारतीय बन गए। मेरा दिमाग अजीब हो रहा है, लोचा हो रहा है, शर्मा मिश्रा शुक्ला त्रिवेदी कर रहे हैं हम। भारत की जाह्नवी डांगेटी 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन वाली पहली अंतरिक्ष भारतीय यात्री होगी। यह मिशन अमेरिका स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित है। इस मिशन की अवधि 5 घंटे की होगी, जो ग्रह की 2 बार परिक्रमा कर 2 सूर्योदय और 2 सूर्यास्त का अनुभव करेगा। तो कहता है कि एक अमेरिका में कंपनी है, क्या नाम है, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज। टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। वो क्या कर रहा है कि वो मिशन भेज रहा है और उसमें जाह्नवी डांगेटी को चुना है, ठीक है। और ये कब जाएगा, स्पेस जाने वाला 2029 में जाएगा। तो 2029 में जाने के लिए जाह्नवी डांगेटी का चयन किया गया है, ठीक है। और इनका ये मिशन 5 घंटे की होगी और 2 बार परिक्रमा करेगी, ग्रह की 2 बार परिक्रमा करके 2 सूर्योदय 2 सूर्यास्त का अनुभव करके वापस आ जाएंगे। जून 2025 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कहता ऑपरेशन बिहाली, संयुक्त रूप से ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद को समाप्त करना, शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो एक तो अभी हम लोग देखें ऑपरेशन सिंदूर, देखें आप, ये भी देखे होंगे, ऑपरेशन महादेव भी देखें, ये भी आप देखेंगे। अब एक ऑपरेशन बिहाली भी शुरू किया गया था। ऑपरेशन बिहाली जो है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किया गया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली किया गया था। इसमें कौन थे, भारतीय सेना थे और जम्मू कश्मीर पुलिस था, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, आतंकवाद को समाप्त करना बिहाली और शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है, समझ गए। तो सिंदूर का कहीं ना कहीं वही चीज़ काम था। ये तो हम लोग पाकिस्तान में जाके इसको मारे थे ऑपरेशन सिंदूर। अब भारत के अंदर आतंकवादियों को मारने के लिए महादेव था, ये भी आपको पता होगा। और ऐसे ही ऑपरेशन बिहाली भी था, आतंकवाद को समाप्त करना था उधमपुर से। हाल में ही चीन के वैज्ञानिकों ने नई
मौन रडार प्रणाली विकसित की है। यह रडार प्रणाली बिना कोई सिग्नल भेजे अपने टारगेट को पहचान सकती है और खुद को पूरी तरह छुपा सकती है। तो जो मौन रडार बनाया, ये मौन रडार कौन बनाया जी? चीन ने बनाया है। और ये कहता है बिना कोई सिग्नल भेजे टारगेट को पहचान लेगा और खुद को पूरी तरीके से छिपा कर रखा जाता है। तो मौन रडार चीन ने बनाया है। भारत दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में उपग्रह आधारित सेवाएं इंटरनेट प्रदान करने की अनुमति दे दी है। तो इसने कहता है स्टारलिंक कंपनी को दे दिया है। तो पूछेगा भारत दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो इस कंपनी का नाम है स्टारलिंक कंपनी। चीन ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है। AI चिप साथ ही विमानन, औद्योगिक नियंत्रण आदि क्षेत्रों में उपयोग भी शुरू कर दिए हैं। यह चिप डाटा प्रोसेसिंग के लिए वैकल्पिक तरीका पेश करती है। साथ ही अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित घटकों पर चीन की निर्भरता को भी कम करता है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित घटकों पर चीन की निर्भरता को भी कम करता है। तो ये क्या है कि गैर बाइनरी AI चिप जो लॉन्च किया है, कौन किया? चीन किया है। और वो कहता है कि ये डाटा प्रोसेसिंग के लिए वैकल्पिक तरीका पेश करता है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए। और ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका जो रोका हुआ है उसमें चीन की निर्भरता को भी कम करता है। जून 2025 को भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इसमें भारतीय नौसेना के INS तवर, P-8I विमान और एक पनडुब्बी ने हिस्सा लिया है। तो कहता है कि ये याद रखिए कि पैसेक्स जो अभ्यास है वो किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना में, UK ब्रिटेन का। तो कहता है कि इंडिया और ब्रिटेन का जो क्या हुआ, पैसेक्स हुआ है, कहाँ हुआ? उत्तरी अरब सागर में हुआ है। उत्तरी अरब सागर में हुआ है। इसमें भारत में से कौन गया था? INS तवर, P-8I विमान और एक पनडुब्बी ने भाग लिया था। तो पैसेक्स किसके बीच में हुआ है? तो पैसेक्स हुआ है, पैसे कौन लेके गया था जी? हमारे पैसे लेके गया था ब्रिटेन, लेके गया था ढेर सारे पैसे। तो कौन लेके गया था? ब्रिटेन लेके गया था। तो उसी के बीच में हम लोग एक अभ्यास किए हैं ब्रिटेन के साथ में। भारतीय सेना ने राजस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, यह अत्याधुनिक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है जो ऊर्ध्वगामी उड़ान भरकर लंबी दूरी तय कर सटीक हमला करके लौट आने में सक्षम है। तो जो ये रुद्रास्त्र है उसका परीक्षण कहाँ किया गया है? भारतीय ने कहा है कि राजस्थान में किया है। रुद्रास्त्र है वो भारतीय सेना ने राजस्थान में किया है। रुद्रास्त्र राजस्थान में किया गया, परीक्षण किया गया। और यहाँ क्या है? ये अत्याधुनिक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ है, मतलब कि एकदम डायरेक्ट ऐसे टेक ऑफ करेगा, एकदम डायरेक्ट ऊपर की हो जाएगा। ऐसे अभी क्या होता है कि ये ऐसे टेक ऑफ करता है इस तरीके से पैराबोलिक में, लेकिन ये क्या होगा? वर्टिकल टेक ऑफ करेगा। ठीक है, और लैंडिंग ड्रोन है ये, और लैंडिंग भी वापस आके लैंड भी कर लेगा ये ड्रोन। ठीक है, ये ऊर्ध्वगामी उड़ान भरकर लंबी दूरी तय कर सटीक हमला करके लौट भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, हमला करेगा और वापस भी आ जाएगा। समझ गए? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सफलतापूर्वक रॉकेट प्रक्षेपण किया है। यह उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला परीक्षण था। तो कहता है कि ये तो इसरो जो ये हो गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो हो गया, इसरो ये हो गया, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया। तो कहता है थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड क्या है? इसका नाम क्या है? इसको ये नाम को याद रखिएगा। इस कंपनी का नाम क्या है? थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड। ये तो इस कंपनी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। ये उत्तर प्रदेश का पहला परीक्षण है इसरो के द्वारा। समझ गए? तो इसरो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में क्या हुआ है? आपका एक रॉकेट प्रक्षेपण किया गया है। किस कंपनी के द्वारा? थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। समझ गए? थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, जून 2025 को चीन ने प्राकृतिक आपदा की निगरानी के लिए लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह को लॉन्च किया। ये क्या बोल दिया? तो बोला चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए झांगहेंग
102 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। 02 नामक झांगहेंग उपग्रह। तो आप तो इतना पता चलिए कि झांगहेंग नाम से ही लग रहा है कि कहाँ का है जी। तो झांगहेंग 102 जो है ये चीन ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया ये, तो कहता है प्राकृतिक आपदा को निगरानी के लिए, प्राकृतिक आपदा की निगरानी के लिए झांगहेंग ये उपग्रह को लॉन्च किया गया है। समझ गए। भारत जून 2025 तक भारत की रक्षा साइबर एजेंसी ने एक व्यापक साइबर सुरक्षा अभियान साइबर सुरक्षा 2025 का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर साइबर लचीलापन को बढ़ावा देना है, तथा साइबर खतरों से निपटना भी है। तो कहता है कि भारत की रक्षा साइबर एजेंसी ने एक साइबर सुरक्षा 2025 का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर साइबर लचीलापन को बढ़ावा देना है और खतरा से बचाना है। ये आपका ये किया गया है। थोड़ा सा और है इसमें, ये देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS का अरनाला को नौसेना में शामिल किया है। तो भारतीय नौसेना जो है वो INS अरनाला को विशाखापट्टनम में शामिल किया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसका नाम क्या है INS अरनाला है। क्या नाम है इसका, INS अरनाला को कहाँ शामिल किया है, विशाखापट्टनम में। क्या है, विशाखापट्टनम में शामिल किया है INS अरनाला को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रोमानिया के साथ मिलकर अब तक के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 2025 आयोजन किया है। इसमें 75 से अधिक देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है। उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर समन्वय स्थापित करना, आपातकालीन संवाद और सूचना का आदान प्रदान करना है। तो कहता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी किसके कौन सा देश है, नाम का देश का नाम क्या है, रोमानिया के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 का आयोजन किया गया। तब ये पूछेगा कि कॉन्वेक्स 3 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के साथ मिलकर किया है, तो देश का नाम है रोमानिया है, जिसमें 75 से अधिक देशों ने और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है। सो ठीक है। तो भारत के रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने महाराष्ट्र के नागपुर में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए समझौतापन किया है। तो कह रहा है कि फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट है, DASAULT दसॉल्ट है, तो ये फ्रांस की कंपनी है। तो दसॉल्ट और ये रिलायंस एरोस्ट्रक्चर ने मिलकर महाराष्ट्र के नागपुर में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण किया है। तो फॉल्कन 2000 जो बिजनेस जेट बनाया जा रहा है, ये मतलब कि हवाई जहाज़ बनाएगा, वो कहाँ बनेगा, तो महाराष्ट्र के नागपुर में बनेगा। और इधर से रिलायंस है और फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट, दसॉल्ट। तो ये हम लोग यहाँ तक देख लिए। मई का हम लोग कल देख लेंगे, मई आगे देख लेंगे, मई का कल।